हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी का जो है वंशागत का आणविक आधार वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का यह तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर हमने पढ़ा दिया है, जिसमें कि न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की बातें हम लोगों ने कर लिए हैं। यहाँ पर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की संरचना दिख रही है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है डिटेल स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है। 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइडों का आपस में जुड़ना ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक ये जो है न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो फोर टाइप्स के जो है न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। अर्थात जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड का आपस में जुड़ना ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अब बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो इसका ये 5 डैश है, ये फास्फेट समूह से लगा हुआ है। और जो ये 3 डैश है, ये आपका OH समूह से लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये आपसे बार बार पूछा जा सकता है। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड, यदि बच्चों हम लोग जो है आरएनए की बात करें तो आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज की 2 डैश जगह पर अतिरिक्त हाइड्रॉक्सिल समूह स्थित होता है। बच्चों, आप लोग जो है चित्र संरचना देखे होंगे कि जो आरएनए होता है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोज श्रृंखला, राइबोज में कि 2 डैश जगह पर एक अतिरिक्त हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ा रहता है। आप देखेंगे आरएनए में अगर, तो वहाँ पर एक 2 डैश पर वो एक अतिरिक्त हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जाता है या स्थित होता है। आरएनए में जो थायमीन है, आरएनए में थायमीन की जगह आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल मिलता है। बच्चों, हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं कि जो आरएनए होता है, आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल का प्रयोग होता है। अगर समानता देखें तो ये 5 डैश समानता अगर हम देखें तो ये आपका 5 डैश मेथिल यूरेसिल थायमीन का दूसरा नाम है। 5 डैश मेथिल यूरेसिल का ही जो है थायमीन क्या है, दूसरा नाम है। इसका मतलब यह है कि 5 डैश मेथिल यूरेसिल को ही हम लोग जो है थायमीन कहते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो अगर बात करें हम आनुवंशिक पदार्थ की, तो सबसे पहले आरएनए खोजा गया था। सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ क्या था, आरएनए ही था। बाद में डीएनए खोजा गया था। यहाँ पर भी वही चीजें हैं कि सबसे पहले यूरेसिल आया था, यूरेसिल के बाद थायमीन, इसीलिए 5 मेथिल यूरेसिल को ही थायमीन का दूसरा नाम बताया गया। इसलिए जो है आरएनए में यूरेसिल थायमीन के स्थान पर यूरेसिल मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फ्रेडरिच मेस्चर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फ्रेडरिच मेस्चर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की। उसने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियन दिया। यानी बहुत साल पहले जो ये देखा गया था कि जो डीएनए होता है उसका नाम डीएनए नहीं था। तो फ्रेडरिच मेस्चर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ जो था उसका नाम इन्होंने न्यूक्लियन रखा। और बाद में जो है ये कहा गया कि ये न्यूक्लियन नहीं है बल्कि ये डीएनए है। तो बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिच मेस्चर ने 1869 में केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीएनए की खोज की थी। उसने इसका नाम न्यूक्लियन दिया। उसके बाद जो है मैरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन
मैरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर, यानी कि मैरिस विल्किंस व रोजलिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में, यानी कि इसके एक्सरे निवर्तन आंकड़े के आधार पर 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना को द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह हुआ बच्चों की जो है 1953 में जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना का द्विकुंडली नमूना प्रस्तुत किया। उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति, इसका मतलब यह कि उनके प्रस्तावों में पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के दो लड़ियों के बीच क्षार युग्मन की उपस्थिति एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला थी। इसका मतलब यह है कि लड़ियों के बीच जो क्षार युग्मन की उपस्थिति थी एक बहुत प्रमाणित श्रृंखला थी। उपर्युक्त प्रस्ताव कुंडली डीएनए के इरविन चारगाफ के परीक्षण के आधार पर भी था, यानी कि ये जो भी प्रक्रियाएं थी, ये जो भी डीएनए कुंडली थी वो इरविन चारगाफ के परीक्षण के आधार पर भी था, जिसमें इसने बताया कि एडेनिन व थायमीन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित व एक दूसरे के बराबर होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो डीएनए द्विकुंडली डीएनए की बात करें तो हम लोग जो है द्विकुंडली डीएनए के इरविन चारगाफ के परीक्षण के आधार पर भी था, जिसने बताया कि एडेनिन व थायमीन तथा ग्वानिन व साइटोसिन के बीच अनुपात स्थित व एक दूसरे के लगभग ये क्या कैसा होगा, बराबर होगा। तो बच्चों आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि इरविन चारगाफ रूल क्या है, एडेनिन व थायमीन इक्वल टू ग्वानिन व साइटोसिन के बीच जो भी अनुपात है वो एक दूसरे के बराबर था। यानी कि बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें जो है तो ये आपका एडेनिन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एडेनिन थायमीन के बराबर होगा। उसके बाद ग्वानिन आपका क्या हो जाएगा, साइटोसिन के बराबर होगा। यानी कि इसकी मात्रा जितना होगा इसकी भी मात्रा उतना ही होगा। तो ये मात्राएं क्या होगी, आपस में सब बराबर होगी। अब बच्चों हम लोग जो है ये क्षार युग्मन की प्रक्रियाएं देखते हैं। क्षार युग्मन, अगर हम क्षार युग्मन की बात करें तो जो क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है। अगर क्षार युग्मन की बात करें तो क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की एक खास विशेषता है। ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब है यह है कि ये श्रृंखलाएं जो भी है वो एक दूसरे के क्या है, पूरक है या अपोजिट है। इसलिए एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर, इसका मतलब यह हुआ कि जो है एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में जानकारी होने पर दूसरे रज्जुक के क्षार क्रमों की कल्पना कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर यदि एक रज्जुक में स्थित क्षार क्रमों के बारे में अगर जानकारी है तो दूसरे रज्जुक के क्षार क्रमों की कल्पना खूब आसानी से आप लोग कर सकते हैं। यदि डीएनए इसे पैतृक डीएनए भी कहा जाता है। यदि डीएनए की प्रत्येक रज्जुक नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यदि डीएनए, जिसे हम लोग पैतृक डीएनए भी कहते हैं, कि प्रत्येक रज्जुक नए रज्जुक के संश्लेषण हेतु टेम्पलेट का कार्य करते हैं। इस तरह के दो रज्जुकीय डीएनए, जिसे संतत डीएनए कहते हैं, का निर्माण होता है जो पैतृक डीएनए अणु के समान होते हैं। जो पैतृक डीएनए अणु के क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी कि इस तरह के दो द्विरज्जुकीय डीएनए, जिसे संतति
डीएनए भी कहते हैं का निर्माण होता है, जो पैतृक डीएनए अणु के समान होता है। इस कारण से आनुवंशिक डीएनए की संरचना के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना की कुछ खास विशेषताएं। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना की खास विशेषताएं क्या होती है। इसमें जो है द्विकुंडलीय यानी कि डबल मॉडल हेलिक्स किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने ही बताया था कि द्विकुंडलीय डीएनए की संरचनाएं, जो डीएनए की संरचना होती है कैसे होती है? द्विकुंडलीय होती है। इनकी जो खास विशेषताएं कौन कौन से हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसकी सबसे पहली विशेषता होगी बच्चों, क्या होगा वो होगा आपका पहला पॉइंट, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इसका मतलब यह द्विकुंडलीय डीएनए जो होता है वो यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है, वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि पहला पॉइंट है द्विकुंडलीय डीएनए की विशेषता में यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है, वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। तो ये डीएनए द्विकुंडलीय मॉडल का ये पहला पॉइंट हो गया, पहली विशेषता हो गई। अब दूसरी विशेषता की हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? दूसरी विशेषता यह होगा कि दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। यानी कि दोनों श्रृंखलाएं जो होती है वो प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं, यानी कि एक दूसरे को ये कहीं पर भी काटती नहीं हैं। ये जैसे जो है आपका रिंग जैसी संरचना होती है, इस टाइप के होते हैं, इसलिए ये दोनों जो है पट्टियां आपस में कहीं पर भी ये काटती नहीं है। इसका मतलब एक श्रृंखला को ध्रुवणता 5 से 3' की ओर हो तो दूसरे की ध्रुवणता 3 to 5' की तरह होगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा दूसरे पॉइंट के, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं। इसका मतलब एक श्रृंखला को ध्रुवणता 5 से 3' की ओर है तो दूसरे की ध्रुवणता 3' से 5' की तरह होगी। ओके बच्चों। बच्चों अब हम लोग जो है डीएनए द्विकुंडलीय मॉडल का तीसरा पॉइंट देखेंगे। इसका ये तीसरा विशेषता होगा। तीसरा विशेषता यह कह रहा है कि दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो है दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। यानी कि इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि A डबल बॉन्ड T ये जो बंध होता है ये आपका हाइड्रोजन बंध होता है, इसी की बात कर रहा है। यानी कि एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। एडेनिन व थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि एडेनिन व थाइमिन जो कि विपरीत रज्जुकों में होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। आपस में कितने हाइड्रोजन बंध बनाते हैं? 2। कौन? एडेनिन और थाइमिन। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये आपस में जो है 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह के ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा होता है। यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं बच्चों? 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। ध्यान रखिएगा, एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच जो है 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा ये सब आपस में बंधे होते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरेसिल, बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यूरिन नहीं होगा, इसके जगह पे यूरेसिल होना चाहिए। जिसके फलस्वरूप सदैव यूरेसिल के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है।
यूरेसिल की विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है। इससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। यानी कि जो आपका जिसके फलस्वरूप सदैव यूरेसिल के विपरीत दिशा में पिरिमिडीन होता है, जिससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। अब बच्चों हम लोग जो है डीएनए कुंडली मॉडल के ये चौथी विशेषता की बात करेंगे। चौथी विशेषताएं क्या होती है? दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडली होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो है दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणवर्ती कुंडलित होती है। कुंडली का जो पिच है, कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है। बच्चों ध्यान दीजिए कि दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणवर्ती कुंडलित होती है। कुंडली का पिच 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर का मतलब 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग होता है। वह 10 से 9 मीटर 10 की घात -9 मीटर के बराबर होता है। बच्चों ये ध्यान दीजिए कि 10 की पावर -9 है, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर है। प्रत्येक घुमाव में लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। यानी कि एक बार इसको घुमाने के लिए लगभग 10 क्षार युग्मक मिलते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच, जिसके परिणाम स्वरूप एक कुंडली में एक क्षार युग्मक के बीच लगभग जो है 0.34 नैनोमीटर की दूरी होती है। बच्चों ध्यान दीजिए, क्षार युग्मक के बीच की दूरी अगर कहेगा तो 0.34 नैनोमीटर होती है। अब बच्चों हम लोग जो है ये डीएनए द्विकुंडली मॉडल का ये जो है 5वें पॉइंट की बात करेंगे। देखते हैं 5वां पॉइंट क्या दिया गया है। 5वें पॉइंट में आपका जो दिया गया है द्विकुंडली में एक क्षार युग्मक की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। यानी बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, द्विकुंडली में एक क्षार युग्मक की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी संरचना को अस्थायित्व प्रदान करती है। द्विकुंडली में एक क्षार युग्मक की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बंध कुंडलिनी संरचना को अस्थायित्व प्रदान करने में लगी रहती हैं। द्विकुंडली जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर ये एक ऊपर है की तरफ है, एक नीचे की तरफ लगा हुआ है। यानी कि ये जस्ट उसके क्या है, अपोजिट है। एक 5 डैश है तो दूसरा क्या है आपका 3 डैश होगा। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं बच्चों। द्विरज्जुकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। बच्चों अगर हम द्विरज्जुकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही पोर्शन ये ऊपर की तरफ है और दूसरा ये नीचे की तरफ है। देखेंगे यहाँ पर ये जो श्रृंखला है 5 डैश से लेकर के 3 डैश है और ये 3 डैश से लेकर के 5 डैश, यानी कि जस्ट अपोजिट है। एडेनिन और थायमीन की बात करें तो 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे साइटोसिन और ग्वानिन की बात करें, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जो श्रृंखला होता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है और यहाँ पर ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। अर्थात बच्चों यहाँ पर 2 बार ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आ रहा है, इसलिए इसे हम द्विरज्जुकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग जो है द्विकुंडली डीएनए की बात कर लेते हैं। द्विकुंडली डीएनए की बात करें तो ये इस तरीके से इसकी संरचनाएं होती है। आप लोग देख रहे हैं इनकी जो संरचनाएं होती हैं ऐसी होती है, जहां पर A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G के द्वारा ये सब आपस में क्या होते हैं बच्चों, जुड़े रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बार बार आपसे जो है नीट के एग्जाम में पूछा गया है
एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध लगे हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा है? तो 3 हाइड्रोजन बंध जुड़े हुए हैं। तो बच्चों आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। बच्चों अब हम लोग जो है बात करते हैं कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव यू प्रकृमि है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये यू प्रकृमि है कि आनुवंशिक उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में सक्षम है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का प्रस्ताव यू प्रकृमि है कि जो है आनुवंशिकी उलझाव को सरल तरीके से व्याख्या करने में ये सक्षम होता है। शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत सेंट्रल डॉग्मा का विचार प्रस्तुत किया और तुरंत ही जो है यानी कि बहुत शीघ्र ही आणविक जीव विज्ञान में फ्रांसिस क्रिक ने मूल सिद्धांत, जिसे हम लोग सेंट्रल डॉग्मा के नाम से जानते हैं, का विचार प्रस्तुत किया, जिससे स्पष्ट होता है कि आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव जिससे यह स्पष्ट होता है कि आनुवंशिक सूचनाओं का जो बहाव होता है बच्चों वो कैसे होता है। जो आनुवंशिक सूचनाओं का बहाव होता है वो डीएनए से आरएनए व इसमें प्रोटीन की तरह रहता है। इसका मतलब डीएनए से आरएनए में जाएगा, आरएनए से आपका जो है प्रोटीन में जाएगा। बच्चों आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि जो आनुवंशिक पदार्थ का बहाव होता है वो कैसे होता है, डीएनए से आरएनए में जाता है, आरएनए से फिर वो जो है आपका प्रोटीन में जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः अगर आरएनए का टाइप पूछा जाए तो यम आरएनए इसमें यूज होगा। तो यहाँ पर डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए से आपका डीएनए से आरएनए। बच्चों हम आप लोग को दिखा देते हैं, देखिए बच्चों ये डीएनए है, डीएनए से कहाँ जाएगा, यम आरएनए में, और यम आरएनए से कहाँ जाएगा, ये प्रोटीन में जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डीएनए से यम आरएनए से प्रोटीन। और बच्चों अगर हम सेंट्रल डॉग्मा की अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें, तो वो क्या होता है, डीएनए से डीएनए का बनना। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, प्रतिकृति। और डीएनए से यम आरएनए का बनना क्या कहलाता है, अनुलेखन। यम आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, रूपांतरण। और जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, यम आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि विपरीत अनुलेखन होता है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ विषाणुओं में उपरोक्त बहाव विपरीत दिशा आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज है कि जो है विषाणुओं में जो डीएनए का बहाव होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ का बहाव होता है, वो आरएनए से डीएनए की तरफ भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि विषाणुओं में जो आनुवंशिक पदार्थ का बहाव होता है वो आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। तो ओके बच्चों, जो है बच्चों अगर यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है आप लोग कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो को जो है आप लोग लाइक कर दीजिए। और ये हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डीएनए कुंडली का पैकेजिंग पढ़ेंगे कि डीएनए कुंडली का पैकेजिंग कैसे होता है। तो ओके बच्चों, थैंक यू।